Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is Soumya Agarwal and I'm back with another chapter of auditing, and this is the chapter number 3. So the name of the chapter is your audit documentation and audit evidence. इस चैप्टर के लिए मैंने एक पोल जो पोस्ट किया था तो मुझे उस पर सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं. So that is why I'm starting with this chapter, and before this chapter I have given 3 more chapters, and they are chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 11. So the links for that will be provided in the description box, or you can also check it from the playlist section or the Telegram app. Okay, so let's start with audit evidence, because audit evidence wala jo part hai, that is a little bit difficult. Not difficult, actually it is lengthy. So that is why first we'll complete the lengthy portion and then we'll move back to the audit documentation part, and वो बहुत ही ज़्यादा, it's in just 3-4 pages. Okay, so in the last we'll complete audit documentation. So let's start with audit evidence. Okay, so first let's have a glimpse of the introduction part. So auditing is a logical process. An auditor is called upon to assess the actualities of the situation, review the statements of accounts, and give an expert opinion about truth and fairness of such accounts. तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लैंग्वेज है कि ऑडिट क्या है, एक लॉजिकल प्रोसेस है. जो ऑडिटर है उसको बुलाया जाता है कि तुम आओ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी का उनका रिव्यू करो एंड ये जानो कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कि क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एंड इस पर एक ओपिनियन दो. ठीक है ना, तो एक्चुअलिटीज़ में जाओ एंड ओपिनियन दो. एंड दिस ही कैन नॉट डू अनलेस ही इज़ एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिवली. एंड ये वो तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसने ऑब्जेक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन नहीं किया. नाउ व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज़ सब्जेक्टिव. सी, जो सब्जेक्टिव है, लाइक आपके क्वेश्चन पेपर का मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा ऑडिटिंग का, 30% विल बी योर MCQ पार्ट एंड 70% विल बी योर दैट रिटन पोर्शन क्वेश्चन आंसर्स. उसमें भी एक करेक्ट इनकरेक्ट का भी होता है. ठीक है ना, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होगा उसमें आपके MCQs काउंट होंगे एंड करेक्ट इनकरेक्ट काउंट होंगे. अब सपोज़ फर्स्ट का आंसर D है और सेकंड का आंसर B है, तो जितने भी बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा सिर्फ उन्हीं का ठीक होगा. ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट का C कर दिया होगा या और कोई ऑप्शन कर दिया होगा उनका वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो वहाँ पे उस बच्चे को क्या मिलेंगे, 0 मार्क्स. तो वो क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव. तो मतलब वो सब लोगों के लिए सेम आंसर्स हैं. लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है ना, तो और उसने कुछ लाइन लिखी, लाइक कोई भी उसने लाइन लिखी एंड हर किसी का लिखने का स्टाइल अपना अलग होता है. डिटो कॉपी पेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल. थोड़ा बहुत जो वर्ड्स हैं उसका घुमा फिरा वो करेगा ही हर इंसान अलग अलग तरह से. या अपनी लैंग्वेज में भी अगर आप लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज सबकी जो ग्रामेटिकल नॉलेज है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट. तो हर किसी का जो इंग्लिश है लिखने का स्टाइल है वो सब डिफरेंट है एक दूसरे से. तो ज़रूरी तो नहीं है कि दोनों को 0 ही मिले. वो अपनी लैंग्वेज में ठीक लिख रहा है एंड दूसरा अपनी लैंग्वेज में ठीक लिख रहा है. अपार्ट फ्रॉम कीवर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ना कि दोनों के आंसर्स डिफरेंट हो, मतलब मीनिंग सेम हो बट एक्सप्रेस करने का स्टाइल डिफरेंट हो. तो उसमें क्या होगा ना, वो क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव हो जाएंगे. ये तो फिर भी आपके आंसर शीट की बात होगी जो आंसर सेम है. बट अगर कोई मैटर है तो हो सकता है कि मैं उस ओपिनियन के फेवर में हूँ एंड सामने वाला बंदा उस ओपिनियन के उस फैक्ट के अगेंस्ट में हूँ. मैं अपनी ओपिनियन में उसके फेवर में हूँ एंड सामने वाला बंदा उसके अगेंस्ट में हो. तो वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव डिसीजन हो गया. मतलब वो, मैं अपने नज़रिए से देख रही हूँ तो मुझे वो डिफरेंट लग रहा है, बट सामने वाला देख रहा है तो उसको वो डिफरेंट लग रहा है. सो दैट इज़ सब्जेक्टिव. एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि वो सबके लिए सेम है, मतलब उसका कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं. तो हम लोग तभी कर सकते हैं जब तक कि जैसे ऐसा नहीं हो कि ऑडिटर ए ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, ट्रुथफुल एंड फेयरनेस के बारे में उसकी जो रिपोर्ट किया, वो उसने क्या करा कि ओके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा ऑडिटर आके उस ऑडिटर के काम को ऑडिट करता है तो वो कुछ और ही ओपिनियन देता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. उसको जो भी करना है एग्जामिनेशन वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए. इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बात कर दी. आई गेस अब आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अब कन्फ्यूजन नहीं होगा. Okay, now objective examination connotes
critical examination and scrutiny of the accounting statements of undertaking with a view to assessing how far the statements present the actual state of affairs in the correct context and whether they give a true and fair व्यू अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो मतलब वो ये है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं। स्क्रूटनी मतलब बारीकी से चेक करना ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द अंडरटेकिंग, जिससे कि हम ये पता लगाते हैं कि किस एक्सटेंट तक जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब किस एक्सटेंट तक जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है ना। फिर उसके बाद में एन ओपिनियन फाउंडेड ऑन रादर रेकलेस एंड नेग्लिजेंट मैनर, rather reckless and negligent examination and evaluation may expose the auditor to legal action with consequential loss of professional standing and prestige। मतलब ये कि अगर आप लोगों ने बारीकी से चेक नहीं किया, ध्यान से ऑडिट नहीं किया, रेकलेस एंड नेग्लिजेंट मैनर मतलब एग्जामिनेशन मतलब लापरवाही करी आपने, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि आपको लीगल एक्शन आपके ऊपर लिया जा सकता है, या फिर आपकी जो प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड प्रेस्टीज है उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लाइक आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, दैट यू कैन नॉट बी द ऑडिटर, या फिर हो सकता है कि आपकी डिग्री भी वापस ले ली जाए। जैसा भी जो भी उसका इम्पैक्ट होगा कंपनी के ऊपर, उस हिसाब से आप लोग पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर एक ऑडिटर ने जो एग्जामिनेशन है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको रेकलेस या नेग्लिजेंट मैनर में किया है। ठीक है ना। तो आई गेस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में ही नीड्स एविडेंस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर अराइविंग एट हिज जजमेंट। तो हर बात के लिए, जैसे हर बात को प्रूव करने के लिए कोर्ट में भी वो क्या बोलते हैं, सबूत लेकर आइए। इसी तरह से अगर ऑडिटर को भी कुछ भी डिसीजन पे पहुंचना है तो हर डिसीजन के लिए उसको क्या लेना पड़ता है, एक एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है। तो उसी का ही हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ योर ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन क्या है? ऑडिट एविडेंस मे बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड बाय द ऑडिटर। जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर यूज़ कर रहा है इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज़ बेस्ड। तो जो वो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है जिसके बेसिस पे वो कुछ कंक्लूड कर पा रहा है, दैट इज़ हिज ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिट एविडेंस में वो इन्फॉर्मेशन भी आती है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में होती है, अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड अदर इन्फॉर्मेशन भी आती है। ठीक है ना। तो आई गेस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सप्लेनिंग फर्दर, तो इन्हीं इन्फॉर्मेशंस के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है एंड अदर इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या आता है। तो इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है? इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स, चेक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इनवॉइसेस, जर्नल एंट्रीज एंड ये सब आता है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन में क्या आता है? दैट authenticates the accounting records and also supports the auditor's rationale behind the true and fair presentation of the financial statements। other information मतलब जो इन सब से डिफरेंट है, लेकिन जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, उसकी जो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मतलब उसकी ओपिनियन है, उसको ज़्यादा सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि ये हो सकता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रिटन कन्फर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स, एंड मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट of accounting records and other information is generally used by the auditor to support his opinion on the financial statements, because उसको बहुत ही ज़्यादा पक्के तौर पर ऑडिट करना है। so that is why he need to obtain a lot of information। तो accounting information तो आपकी वो हो गई जो ऊपर है, एंड अदर information में ये सब आ जाता है। एंड इसमें दिया हुआ है a combination of test of accounting records, मतलब वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है जिससे कि वो फिर एक फाइनल ओपिनियन अपनी एक्सप्रेस कर पाता है। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ और सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट। और ये आपका काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लाइक यू कैन सी दिस। तो हम लोग अभी सफिशिएंसी का थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं इस वीडियो में, एंड देन फ्रॉम हियर वील कंटिन्यू
फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. हम अभी तक हम सिर्फ यहीं तक पढ़े एंड फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन द पार्ट 2. दिस इज़ योर वीडियो नंबर 1. The sufficiency and appropriateness of audit evidence. Audit evidence is necessary to support the auditor's opinion and report. ठीक है. It is cumulative in nature and is primarily obtained from audit procedures performed during the course of audit. ये क्यों होता है ऑडिट एविडेंस? जिससे ऑडिटर की ओपिनियन और रिपोर्ट सपोर्ट हो पाए. एंड ये क्यूमुलेटिव होता है एंड ये ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करते हैं हम उससे करते हैं. मीन्स हम पहले रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, फिर हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे एंड फिर हम कंक्लूजन्स पे जाएंगे. So it may however also include information obtained from other sources such as previous audits. अदर सोर्सेज वाली इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड हो सकती है जो कि पुराने ऑडिट्स की है. In addition to other sources inside and outside the entity's accounting records are an important source of audit evidence. एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अदर सोर्सेज तो ऑप्शनल है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही लेंगे. लेकिन कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यार सही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और क्या आता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं तो वही है. ऑल्सो इन्फॉर्मेशन that may be used as audit evidence may have been prepared using the work of a management expert. इसमें ये बोल रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन that may be used as audit evidence, उस इन्फॉर्मेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं as an audit evidence that may have been prepared using the work of management expert. ठीक है. फिर audit evidence comprises both information that supports and corroborates management's assertions and any information that contradicts such assertions. Assertions का मतलब बेसिकली ये हुआ कि उसने जो मैनेजमेंट है उसके जो उसने व्यूज़ को करा है, मतलब जो उसने कंक्लूड किया है. एजर्ट करना मतलब एक तरह से होता है कंक्लूड करना. जैसे मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मेरी कंपनी में जो एसेट्स हैं वो 2 करोड़ के हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप उसकी एग्जिस्टेंस, आप उसकी जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं उन सब चीज़ों से आप क्या करोगे, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे एंड जिससे आप ये असर्ट कर पाओगे कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ. तो इस तरह से ऑडिट एविडेंस में भी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है जो मैनेजमेंट की जो उसने एजर्शंस लगाई हैं उसको वो सपोर्ट करिए या फिर उसके अगेंस्ट है. ठीक है. corroborates का मतलब सपोर्ट करिए या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करिए मतलब उसके ऑपोजिशन में जा रही है. तो लाइक वो आपके लिए एक एविडेंस का काम इसलिए कर सकती है बिकॉज मैनेजमेंट ने जो एजर्ट किया एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट कुछ और बोल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और है, तो आप क्या करोगे, आप दोनों की दोनों चीज़ों को एज एन ऑडिट एविडेंस रखोगे एंड उसके हिसाब से आप क्या दोगे, अपना ओपिनियन दोगे. ठीक है ना. In addition, in some cases, the absence of information, for example, management's refusal to provide a requested representation, is used by the auditor and therefore also constitutes the audit evidence. Like आप लोग को बताया गया था चैप्टर नंबर 1 में कि वो जो ऑडिटर है वो सिर्फ और सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशंस के बेसिस पे नहीं बच सकता है. उसको अगर उसके ऊपर कुछ आवाज़ उठाई जाती है कि इसने गलत ऑडिट किया है तो उसको बोलने का भी राइट दिया जाता है. अब वो बोलने के राइट में क्या करता है ना, एविडेंस दिखाता है. अब उसको बोला जाएगा कि तुमने ये गलत ओपिनियन क्यों दिया, तो वो कहेगा जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी मैनेजमेंट से वो उसने मुझे दी ही नहीं. तो वो रिफ्यूज़ल जो है वो भी उसके लिए ऑडिट एविडेंस का काम कर जाएगा. साथ ही में जो मैनेजमेंट के एजर्शन है वो भी उसके लिए ऑडिट एविडेंस का काम कर जाएगा. आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट. अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ रखा है तभी आप लोग कनेक्ट इसको करवा रहे होगे. उसके बाद में मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन परफॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड एवेलुएटिंग ऑडिट एविडेंस. जो ऑडिटर का वर्क होता है वो बेसिकली यही होता है कि एविडेंस को ऑब्टेन करो, फिर उसको एवेलुएट करो एंड कंक्लूजन दो. ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस कैन इंक्लूड. अब जो ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं जिसकी बेसिस पे हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं उसमें क्या क्या आता है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कन्फर्मेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड analytical procedures, often in some combination in addition to inquiry. ठीक है. तो ये सारी की सारी प्रोसीजर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं. although inquiry may provide important audit evidence and may even produce evidence of a misstatement, inquiry alone ordinarily does not provide sufficient ऑडिट एविडेंस. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंक्वायरी करके आप ऑडिट एविडेंस ले लोगे, आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने पीछे बोली ये भी करना पड़ता है.
of the absence of material misstatement at the assertion level nor of the operational effectiveness of control. मतलब इसकी बेसिस पे हम सिर्फ इंक्वायरी के बेसिस पे हम sufficient audit evidence obtain नहीं कर सकते. As explained in essay 200, overall objectives of independent auditor, reasonable assurance is obtained when the auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence to reduce audit risk to a that is the risk that the auditor expresses an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated to an acceptably low level. The sufficiency and appropriateness of the audit evidence are interrelated. अब आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता देती हूँ. ये ऊपर ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इंक्वायरी से ही हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे सब हमें सफिशेंट एविडेंस मिल गया कि यहाँ पे कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना, या यहाँ पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली हो रहे हैं, जो कंट्रोल है वो इफ़ेक्टिव है. ऐसा हम इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज़ जो हमारा essay 200 है ना, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको रीज़नेबल एश्योरेंस लेना है किस बारे में कि जो ऑडिटर है उसने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, जिससे कि हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं किस बात का रिस्क का सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है कि जो रिस्क है ना, जो रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का वो क्या है, एक्सेप्टेबली लो लेवल पे है. तो वो हम सिर्फ इंक्वायरी से ही नहीं कर सकते हैं, वो हमें उसके लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स जो पीछे हैं वो सारे के सारे हमें परफॉर्म करने होंगे. और जो सफिशिएंसी है एंड अप्रोप्रिएटनेस है वो इंटर रिलेटेड है बिकॉज जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आप चेक कर पाओगे उतना ज़्यादा आप अप्रोप्रिएट हो पाओगे एंड उतनी ही हाई लेवल की एश्योरेंस आप दे पाओगे. तो उसके बाद में हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंड ये वाले जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं ना, ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ेंगे. ठीक है, देखती हूँ मैं पार्ट 2 में कितना हो पाता है. एंड अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ. एंड आई होप आप लोग को मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है. एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग माई वीडियोज़ देन प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी बाय शेयरिंग द वीडियोज़ एंड कॉमेंटिंग डाउन. ठीक है, so I'll meet you in the next part. Till then, thank you so much.